हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में मेनली इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। फिर कुछ हमारे डोमेन्स है, अर्थ के मेजर डोमेन्स जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनके बारे में देखेंगे। फिर कंपोनेंट भी देखेंगे हम इन्वायरमेंट के। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रही है जो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जो है ये जो पॉइंट आया है यहाँ पे इन्वायरमेंट, ये इसी से निकल के आया है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लॉन्ग वेकेशन के बाद में जब रवि स्कूल जाना स्टार्ट करता है। रवि एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाना जाता मतलब कि लंबे समय के वेकेशन के बाद में जब वो स्कूल जाता स्टार्ट करता है तो वो नोटिस करता है कि ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू इज़ स्कूल वॉज डग अप, मतलब कि उसके जो प्लेग्राउंड है, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो थोड़ा सा खुदा हुआ है, ठीक है, गड्ढा हुआ है उसमें। और वहाँ पे कह रहे हैं लोग कि दैट ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, कि वहाँ पे अब थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग जो है वहाँ पे बनेगी। और रवि जो है ऑलमोस्ट अपने आंसुओं से भरा हुआ था, क्योंकि जब प्लेग्राउंड तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो वहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। तो हमारी बचपन की मेमोरी मोस्ट ऑफ द वहाँ से रिलेटेड होती है, प्लेग्राउंड से। तो उसको ये देख के जो है वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, कि वो अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे नहीं खेल पाएगा। और फिर बाद में वो सारी चीज़ें जो है वो बताता है अपने टीचर को, ठीक है, क्लासमेट को। असेंबली में प्रिंसिपल कहते हैं टू सैडली कि किस तरीके से देखो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये बच्चे टीचर से पूछते हैं कि भाई ये इन्वायरमेंट क्या होता है सर, मतलब कि सर, भाई तो नहीं बोलेंगे, सर ये इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सर बताते हैं कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। जो भी अपने आसपास देखते हो, देखो बेसिक यहाँ पे बताई गई डेफिनेशन, इन्वायरमेंट जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें एयर प्रोवाइड करवाता है जिससे हम सांसें ले सकते हैं। ये हमें वाटर प्रोवाइड करवा सकता है जिसे हम मतलब कि अपना लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। ये हमें फूड प्रोवाइड करवाता है जो हम खा सकते हैं। लैंड जिस पे हम रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम हमारे आसपास देख रहे हैं, कुछ भी छोटे से बड़ी चीज़ जो भी हमारे आसपास है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट कहते हैं। फिर किस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि नहीं बताया, प्रिंसिपल सर ने कहा सैडली कि देखो किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। बदल कैसे रहा है, ठीक है, कौन मॉडिफाई कर रहा है इसे, कौन बदल रहा है। तो ये हम ही लोग हैं जो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। किस तरीके से, देखो कार जो है वो, कार से जो धुआं निकलता है पॉल्यूट करता है एयर को। फिर जो पोर्ट में वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पोर्ट, फूड जो है वो वेसल्स में सर्व किया जाता है। लैंड जो है वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, कार बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, मील बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और इसी तरीके से मतलब ये नेचर है, कुछ चीज़ें नेचर में प्रोवाइडेड है पहले से ही। फिर ह्यूमन क्या करता है, उस नेचुरल चीज़ों का यूज़ करता है और उससे कुछ और चीज़ें बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी गड्ढा खुद रहा था प्लेग्राउंड पे, तो ह्यूमन क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था कि वहाँ से उस लैंड पे क्या बन रही है, बिल्डिंग बना रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन्वायरमेंट तो समझ में आ गया कि एक इन्वायरमेंट जो है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता चलेगा प्लेस है, कोई जगह है, कोई लोग हैं, कोई भी चीज़ें हैं, नेचर है जो आपके आसपास रह रहा, मतलब क्या आसपास जो भी चीज़ें हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सिंपल सी बेसिक चीज़, ठीक है। तो समझ जाना इन्वायरमेंट क्या है। अब कंपोनेंट की, इन्वायरमेंट किन किन लोगों से या किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो उसमें इन्वायरमेंट में आता है नेचुरल चीज़ें जो पहले से ही हमारे पास में प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर अर्थ पे पहले से ही है, एयर पहले से ही है, लैंड पहले से ही, जगह, और लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स मतलब कि जो भी जिंदा लोग हैं, जिंदा सांसें ले रहे हैं, जो उसे लिविंग थिंग्स बोलते हैं। बायोस्फीयर में वो काउंट होते हैं कि जब ये तीनों चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली बायोस्फीयर प्रेजेंट हो जाता है। तो
इसे नेचुरल में गिना जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का कि ये सारी चीज़ें मिलके भी क्या बना रही है, इन्वायरमेंट बना रही है। फिर कुछ ह्यूमन मेड है जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस, तो इसमें इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, कुछ भी चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ भी जो ह्यूमन बना रहा है वो भी इसमें काउंट होगी। ठीक है, तो और फिर बाद में हम ह्यूमंस खुद भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, मतलब कि हम खुद भी मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो हम में कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली है, कोई सोसाइटी है, कम्युनिटी है, विलेज है, पूरी कंट्री है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक एंटिटी है, या पॉलिटिकल सिचुएशन, कुछ भी ह्यूमंस आपको जहाँ देखने को मिलेंगे, जो भी चीज़, वही मैंने बोला कि हर चीज़ यहाँ पे आ रही है इन्वायरमेंट में। तो ह्यूमंस एक मेन फैक्टर है, एक ह्यूमन मेड, ह्यूमन बना रहा है वो एक मेन फैक्टर है, नेचर जो है वो मेन फैक्टर है। ये तीन चीज़ें मेनली मिल के क्या बनाती है, इन्वायरमेंट बनाती है। यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो बताई गया है नेचुरल, तो नेचुरल में यहाँ पे मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, तो कुछ तो बायोटिक चीज़ें मिलेगी आपको, कुछ आपको अबायोटिक। तो ये अबायोटिक और बायोटिक क्या है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में तो सब कुछ आएगा ना। नेचुरल इन्वायरमेंट की जो पहले से प्रेजेंट है उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोटिक है। बायोटिक का मतलब होता है सिंपल सा कि जिसमें लिविंग प्रेजेंट है, लाइफ प्रेजेंट है, जो सांस ले रहा है उसे बायोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आपको लगेंगे नहीं लेकिन उनमें भी जो है लाइफ होती है। ठीक है, और एनिमल्स और हम ह्यूमंस बोल सकते हैं, तो ये बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक वो सारी चीज़ें जिसमें कि वो सांसें नहीं ले रही हैं या नॉन लिविंग है, जिनका जीवन नहीं है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें नॉन मतलब कि अबायोटिक में आएंगी। ठीक है, तो नेचर में तो दोनों, जैसे कि लैंड भी है, वाटर भी है, और आपका ये बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर में तो सारे लिविंग बींग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा बायोटिक। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अबायोटिक। समझ में आ गया, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो भी जिसमें लाइफ प्रेजेंट है उसे बोलते हैं, अबायोटिक जिसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है। तो नेचर इन्वायरमेंट में भी दो आते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, अब मेनली हमने इसके कंपोनेंट तो समझ लिए कि ह्यूमंस है, नेचुरल है और ह्यूमन मेड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं ब्रॉडली, कि ये जो जगह है, मतलब कि लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, प्लांट, एनिमल, ये सारे नेचर में आते हैं। ठीक है, जो पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। और आप फेमिलियर होंगे, जैसे कि 6th क्लास की जब NCERT हमने कंप्लीट की थी, तो उसमें एक चैप्टर था जो मेनली इन डोमेन्स के बारे में बात कर रहा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। फिर से थोड़ा सा हम इसका जो है देख लेते हैं कि ये क्या है। लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड क्रस्ट होता है, या इसे आप हार्ड टॉप लेयर बोलो अर्थ की। ठीक है, लिथोस्फीयर कुछ भी नहीं है, किसी भी, मतलब हमारा जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है ना, सॉलिड जिस पे हम रह रहे हैं, सॉलिड पोर्शन है, हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, उसे लिथोस्फीयर बोला गया है। बस इतना याद रखना, उसे बोला गया है लिथोस्फीयर। अब ये जो है रॉक्स और मिनरल से मिलके बना हुआ है, थीन लेयर ऑफ सॉइल है ये। ठीक है, अभी आगे के चैप्टर में और भी आपको पता चलेगा कि अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बहुत सारी लेयर्स मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा एक हिस्सा मान, ये जो है मैंने टुकड़ा काटा अर्थ का। ठीक है, अर्थ इस तरीके से गोल है, अब मैंने बीच का इतना सा जो है हिस्सा उसको ले लिया है, कट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है, इसकी जो टॉप लेयर है ना, ये वाली, इसी को लिथोस्फीयर बोला गया है। फिर बाद में बहुत सारी अलग जो चीज़ें आएंगी, यहाँ पे मेंटल आएंगी, क्रस्ट आएंगी। ठीक है, तो अलग अलग नाम होंगे इनके भी, लेकिन अभी हमारा जो फोकस जो है वो लिथोस्फीयर पे है, जो सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड जो पोर्शन है अर्थ का जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और थीन लेयर होती है, ये बहुत ही थीन लेयर होती है। इरेगुलर सरफेस, हाँ, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हमारा लैंड पर सरफेस जो होता है, इसमें आपके माउंटेन्स भी आ जाएंगे, इसमें प्लेट्यूज भी आ जाएंगे, प्लेन्स भी आ जाएंगे, वैलीज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो लिथोस्फीयर सारा सॉलिड पोर्शन जो भी अपने आसपास लैंड देख रहे हो ना, वो सारा लिथोस्फीयर में आता है। लिथोस्फीयर जो है आपको कॉन्टिनेंट में नहीं, सिर्फ ओशियन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा जैसे कि ओशन होता है तो वहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी टॉप लेयर तो होगी ना सॉइल की, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। आपने मान लो कि अपना एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिस पे आप रह रहे हैं। ठीक है, उस पे ऊपर गड्ढा खोद दिया है, ठीक है, और उसमें पानी भर दिया, तो क्या अब वो लिथोस्फीयर नहीं रहेगा क्या? वो भी लिथोस्फीयर तो है ना, वो नीचे वाला पार्ट। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो भले कितनी भी नीचे है अर्थ की, ठीक है, वो
उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर की अपर मोस्ट लेयर है एक तो, और सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। भले उसके ऊपर कुछ भी बना है, बिल्डिंग बनी, माउंटेन बने, प्लेट्यू बने हैं, ठीक है, वो ऊपर वाली लेयर जो है वो उसे बोला गया है लिथोस्फीयर, इतना याद रखना। बाकी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि लिथोस्फीयर जो है हमें फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करवाता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमन सेटलमेंट होता है मेनली, ठीक है, और मेन सोर्स ऑफ मतलब सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ का भी है ये एक। देख यहाँ पे दिया गया है एक पिक्चर, ठीक है, डायग्राम समझ लो। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला हवा वाला हिस्सा है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो वाटर वाला एरिया है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो सरफेस होता है, लैंड होता है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें मिलती है तो लाइफ को पॉसिबल बनाती है, ठीक है, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब दूसरा हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं कि वाटर आपको जहाँ भी दिखे वो हाइड्रोस्फीयर है। अब वो वाटर आपको मिल सकता है ओशियन में भी मिल सकता है, वो वाटर आपको मिल सकता है वेपर की फॉर्म में, ठीक है। वेपर मतलब कि जब पानी उबलता है उसके जो है वो वेपर्स निकलते हैं ना, वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, भले ही वो भले ही एक सॉलिड पोर्शन में, जैसे कि हम एक वो बर्फ़ का टुकड़ा ले लें, ठीक है, तो उसे भी बोलेंगे। तो इस तरीके की वाटर हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर वाटर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। लैंड जो था, लैंड भी हम ऐसा नहीं कि ऊपर पानी भर गया तो वो अब लिथोस्फीयर नहीं रहा, नीचे वाला तो पोर्शन है ना एक थिन लेयर, एक सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, तो उसे तो लिथोस्फीयर बोला। इसी तरीके से हाइड्रोस्फीयर में भी सारे अलग अलग स्टेट में जब वाटर प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे कि वो हाइड्रोस्फीयर है। जैसे कि अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट हो सकता है रिवर्स में, लेक्स में, सीज़ में, ओशंस में, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर, ठीक है, जहाँ पे भी आपको हवा दिखे वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। 3 लेयर ऑफ एयर जो हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। हमारी अर्थ है, इसके आसपास आपको बहुत सारी अर्थ जो है एयर देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, व्हाटएवर जो भी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, और वो हमारा एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है। वो आगे पता चलेगा तुम्हें और भी चैप्टर्स में, लेकिन अब भी सिर्फ इतना समझो कि एटमॉस्फेयर सिर्फ एक जो है वो थिन लेयर है एयर की, ठीक है। थिन लेयर किसकी? एयर की थिन लेयर जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये तो हो गया। फिर बाद में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है एयर को। जिस तरीके से हमको होल्ड करके रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ठीक है, उसी तरीके से एयर को भी। नहीं तो आप यूनिवर्स में, मतलब कि अगर आप वहाँ चले जाओगे, अंतरिक्ष में चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो है, आप तो हवा में उड़ने लगोगे क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। और अर्थ पे जो है हम सांस ले पा रहे हैं, हम खड़े हैं एक जो उस पे अर्थ पे, तो उसी ग्रेविटेशन की वजह से। समझ में आया? तो ये ग्रेविटेशन ही जो होता है वो इस एयर को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, उसको अंदर बाइंड करके रखता है। इस वजह से हम सांस ले पा रहे, नहीं तो क्या होती है, एयर तो सब बाहर भग जाती, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर जहाँ पे लिथोस्फीयर है, जहाँ के एटमॉस्फेयर है, और जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है। अब W लिखा है वाटर के लिए, ठीक है, समझना हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। तो जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी। सिर्फ लैंड होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ वाटर होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ एयर होगी तो भी नहीं चलेगा, ठीक है, तीनों होना ज़रूरी है किसी भी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। इसी वजह से वो बायोस्फीयर हमें कहते हैं। अब बायोस्फीयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। ये तो तुम्हें पता होगा, बायो में पढ़ना, साइंस में, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बायोस्फीयर भी प्लांट और एनिमल किंगडम में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एयर सारी चीज़ें जो है लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं तो ये सारी लाइफ को सपोर्ट बनाते हैं, लाइफ को जो है पॉसिबल बनाते हैं, और उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। चलो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म दी गई है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो है सारे चीज़ें इंटरेक्शन हो रहा है, समझ में आता है कि लैंड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, और बायोस्फीयर मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है। पर ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कि जब एक सिस्टम जो है दूसरे पे डिपेंड है तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखो आगे इसका बहुत मतलब कि अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि
ये तो एक बोल सकते हैं एक स्टोरी दी गई है जो फिर से हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन जब एक सिस्टम किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। हमको ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, ऑब्वियसली हम डिपेंड किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए। हम वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि पीने के लिए, हमारी जो वाटर को पीते हैं हम, ठीक है, तो वो उससे हमारी लाइफ जो है पॉसिबल है। फिर हम डिपेंडेंट है एयर के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ये रिलेशन है हर किसी एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा जो रिलेशन है हर किसी के ऊपर, वो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, इकोसिस्टम है। जो रिलेशन है ना एक ह्यूमन बीइंग का इसके साथ में, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका अगर किसी भी दूसरा डोमेन के साथ में, अर्थ के दूसरे डोमेन के साथ में रिलेशन है तो उसे सिर्फ इकोसिस्टम बोला जाता है। रिलेशन मतलब कि वो क्या है, हम डिपेंडेंसी जो है हमारी एक दूसरे के ऊपर, हमारी नीड्स के लिए, उसे ही ये इकोसिस्टम कहा गया है। तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट का हो सकता है इकोसिस्टम, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का, माउंटेन का, लेक, रिवर, ओशियन और इवन स्मॉल पाउंड का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम सिर्फ वही है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ में रिलेशन, ठीक है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। हमारा ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट के साथ में कैसा रिलेशन है उसको इकोसिस्टम कहते हैं, हमारी डिपेंडेंसी है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दी गई है यहाँ पे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अभी हमारे पास में पैसे हैं, ठीक है, पैसे इन द सेंस कि हमारे पास में करेंसी है एक, और करेंसी से हम जो भी चीज़ें लेनी होती है, हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स जो है हम पूरी करते हैं। पुराने समय पे क्या हुआ करता था, लोगों के पास में कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, वो लोगों के पास में सिर्फ अपना चीज़ें हुआ कर, चीज़ें मतलब कि इन द सेंस कि अगर मैं बोलूँ मैं कुछ ग्रो कर रही हूँ, मैं वीट ग्रो कर रही हूँ, तो मेरे पास में क्या है, वीट है सिर्फ। कि कोई दूसरा पर्सन है वो राइस ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास में सिर्फ राइस है, पैसे तो है नहीं, तो एक दूसरे के साथ में लेंगे कैसे। अगर मुझे मान लो कि मुझे राइस की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, और वो उस राइस वाले पर्सन को भी अगर वीट की ज़रूरत है तो हम क्या कर लेंगे, अपने जो थोड़ी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो मेरी क्या हो गई, राइस की नीड पूरी हो गई और इसकी वीट की पूरी हो गई नीड। पर अगर ऐसा हुआ कि मुझे राइस की ज़रूरत है लेकिन उस पर्सन को वीट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको कैसे मनाऊंगी। तो मुझे ऐसा ही पर्सन ढूंढना पड़ेगा कि जिसको वीट की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरे पास में तो सिर्फ वीट है, करेंसी तो चलती नहीं है, करेंसी तो किसी को पता नहीं होता क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं कि जब बिना मनी के चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे से, ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। एक व्यापार है गुड्स का जिसमें एक्सचेंज किया जाते हैं गुड्स बिना मनी का यूज़ किए, बिना मनी का यूज़ किए चीज़ों को एक्सचेंज करके वो लोग अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, याद रखना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। अब यहाँ पे बताया गया है ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो, ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट के साथ में अट्रैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि, और उसको मॉडिफाई करते हैं। वो नहीं, पहले वहीं से शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की कि ह्यूमन ने क्या किया है, गड्ढा खोदा, ठीक है, वहाँ पे वो पिलर्स खड़ा करेगा। डेफिनेटली अगर तुमने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, लैंड का यूज़ करके। अब लैंड को क्या किया उसने, मॉडिफाई किया है। तो यही बात हो रही है कि जब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट जो भी हमारे आसपास का सराउंडिंग है उसके साथ में, लैंड भी तो एक सराउंडिंग है, एयर भी तो सराउंडिंग है, वाटर भी तो सराउंडिंग है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो क्या है, सब सराउंडिंग है। तो वह इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और चीज़ें बना रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं हमारी नीड को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से ह्यूमन इन्वायरमेंट डेवलप होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट उसमें मॉडिफाई कर, जैसे कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो खुद को नेचुरल सराउंडिंग में अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने। किस तरीके से कि वो अपनी जो लाइफ की सिंपल जो नीड थी, वो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती थी, उनकी ज़रूरतें पूरा कर लेते सिर्फ नेचुरल चीज़ों से, ठीक है। अभी तो हमारे बहुत सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है, अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करने लगे। पुराने ज़माने में ऐसा होता था क्या? जैसे जैसे टाइम का
डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आगे बढ़ता है टाइम, तो हमारी ज़रूरतें बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो टाइम हमारी ज़रूरतें बढ़ती है, तो उसके साथ में हमें रिसोर्स चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज मेनली आते कहाँ से हैं? नेचर से आते हैं। नेचर में जो भी प्रेजेंट है, जो भी रिसोर्स मतलब कि हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स बहुत सारे तरीके से होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी नीड है वो आएगी नेचर से, ठीक है। और नेचर से नीड हमें, हमारी नीड पूरा कर सकता है नेचर। और अगर नीड बढ़ रही है तो हमको ज़्यादा ज़रूरत होगी चीज़ों की, ज़्यादा ज़रूरत होगी नेचर से, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, और हम क्या करेंगे? नेचर को डिप्लीट। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि टाइम के साथ में जैसे नीड बढ़ी लोगों की, तो उन्होंने नए नए तरीके खोजे उस इन्वायरमेंट का यूज़ करने का, उस इन्वायरमेंट को बदलने का। पेड़ काट दो, बिल्डिंग्स बना दो, इस तरीके की मॉडिफाई, इसी को तो बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमारा ह्यूमन का इंटरेक्शन तो हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ में, और हम उसको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। हम उसको अलग अलग तरीके से तरीके ढूंढ रहे हैं उसको यूज़ करने के, ठीक है। हम नए क्रॉप्स ग्रो करना सीखें, डोमेस्टिकेट एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, और एक सेटल लाइफ जीना, ठीक है। पहला तो लोगों ने ये करना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले सिर्फ उनकी ये थी कि हमको खाना पीना मिल जाए बस, ठीक है। अब बाद में आएगा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना। अभी तक तो उनकी ये कि एक क्रॉप ग्रो करना या अच्छे से सेटल लाइफ जीना, बस, और कुछ भी नहीं उनकी ज़रूरत है। अब फिर व्हील इन्वेंट हुई, अब उनको लालच आने लग गया इंसान को, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा। फिर बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, तो अब ट्रेड व्यापार भी शुरू हो गया है, पैसे का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुआ, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ी। इस तरीके से जो है वर्ल्ड ने क्या किया है? दुनिया ने तरक्की की है, मॉडिफिकेशन किया है। किस तरीके से तरक्की की है? इस इन्वायरमेंट का मॉडिफाई करके, ठीक है। इस इन्वायरमेंट को थोड़ा थोड़ा बदल के, इसका थोड़ा थोड़ा यूज़ करके, ठीक है, इसके नेचर का थोड़ा थोड़ा यूज़ करके ह्यूमंस जो है आज डेवलप हुआ, ह्यूमन जो है आज तरक्की करने लगा, ठीक है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचर में और ह्यूमन इन्वायरमेंट में। मतलब कि मानते हैं, ये बात सही है कि अगर हमारी ज़रूरतें हैं तो हमें पूरा करने के लिए नेचर पे डिपेंडेंट है हम लोग, ठीक है। ह्यूमंस जो है नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमें ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके थोड़े से रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप इतना भी अपनी जो है नीड के पीछे जो है अपना लालच मत बढ़ाइए, ठीक है, कि अपनी और ज़्यादा चीज़ों को, मतलब कि हम बोलते हैं ना लालची हो जाते हैं इंसान, और फिर बाद में और भी ज़्यादा जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम उस नेचर को क्या करते हैं? ख़राब करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और उसमें से और भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या नेचर तो फिर अपना वो दिखाएगा ही से ना गुस्सा, उसके गुस्से में फिर हमें बहुत सारे ड्रॉट्स दिखाई देते हैं। ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ जाना, फिर हमें फ्लड्स दिखाई देते हैं, ठीक है, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना, फिर हमें सुनामी दिखाई देती है, ठीक है, अर्थक्वेक दिखाई देता है। तो ये फिर वो उसका रिएक्शन है हमारे एक्शन का। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचर के बीच में। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, स्टोरी काम की नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैं बता चुकी हूँ, ये भी चीज़ मैं समझा चुकी हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।